हेलो, चलिए आज फिर से हम हाइड्रो टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर HCP बार के बारे में देखे थे हम पिछले वीडियो में। ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन आपको बोले थे कि कोई भी अगर पानी भरा हुआ है, स्टैटिक मोड में है, तो उसमें कोई इंक्लाइन प्लेट डूबा हुआ है टॉप सरफेस, वाटर के टॉप सरफेस से बातें करेंगे हम। वाटर के टॉप सरफेस लेवल से किसी एंगल पे कोई प्लेन अंदर में, पानी के अंदर में डूबा हुआ है, ठीक है। तो इस पर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपको बताए थे कि डेप्थ अगर डूबा हुआ है तो कुछ इसका डेप्थ होगा, इंक्लाइन ही सही बट डेप्थ तो होगा नीचे की तरफ। तो अलग अलग जगह पर प्रेशर का इंटेंसिटी डेप्थ के तरफ जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रेशर डायग्राम अगर बनाएंगे हम, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर डायग्राम। तो प्रेशर डायग्राम में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं प्रेशर का, तो ऊपर का छोटा वेक्टर बनेगा, ऊपर का छोटा इंटेंसिटी का वेक्टर बनेगा, नीचे जाते तो बड़ा होने लगेगा और एक क्या होगा, ब्लॉक बनाएगा प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम का एक ब्लॉक बनेगा जिसमें नीचे बड़ा होगा विड्थ उसका और ऊपर में छोटा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे डायग्राम में बड़े बड़े एरो से शो करेंगे हम प्रेशर को, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरह से एक ब्लॉक बनाएगा और उसमें अच्छे से दिखाएंगे कि प्लेट जब डूबता है तो किस तरह से प्रेशर इंटेंसिटी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो और अच्छे से विजुअलाइज होगा। बट फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे थे कि डिफरेंट प्रेशर इंटेंसिटी लग रहे हैं, तो सभी का रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ पे लगेगा, इसके बारे में हम देखा कि सभी का रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ पे लगेगा और सभी का रिजल्टेंट प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये दो चीज़ें हम लोग देखे थे। तो इससे हम उस मोमेंट जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, जिसके वजह से हमारा प्लेट है अगर मान लीजिए कि फाटक का गेट है, डैम का गेट वगैरह है, तो ये हमारा प्लेट अब नॉर्मल प्लेट नहीं, हमारा डिजाइनिंग का पोर्शन है और इसको डिजाइन करना है। तो इसको तोड़ने वाला एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में हम लोग बातें करेंगे पहले, और उसका मोमेंट लिखना सीखेंगे। मैग्नीट्यूड और पोजीशन पता रहेगा तब ना मोमेंट लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड और पोजीशन पता रहेगा तो मोमेंट लिखा जाएगा। तो फिर उसके कारण जितना भी आपका बेंडिंग मोमेंट वगैरह, शियर स्ट्रेसेस वगैरह आ रहे हैं, वो सभी का डिजाइनिंग हम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में। और ये फ्लूइड के अंदर में जितने भी हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स चल रहा है या हाइड्रोडायनेमिक्स भी चलेगा आपका, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स वगैरह, उस समय हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सिविल का अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, इसलिए सभी का फ्लूइड्स के डिफरेंट मोशंस या स्टैटिक मूड में रहने के बावजूद भी वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह का प्रेशर देता है, किस तरह का फोर्सेस एक्सटर्नल लगा रहा है, कैसे कैसे हमारा स्ट्रक्चर को तोड़ने का कोशिश करेगा, इसी का एनालिसिस कर रहे हैं हम हाइड्रोलिक्स के अंदर में। हम फर्स्ट लेक्चर में भी हाइड्रोलिक्स जब स्टार्ट हो रहा था तो फर्स्ट लेक्चर में भी बहुत सारी चीज़ों को बोले थे कि इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका एम पहले जानिए कि हमारे फील्ड में यूज कैसा है, हर एक टॉपिक का यूज जानिए। जब माइंड में आपके हर एक टॉपिक का यूज बैठ जाएगा तो आप इंटरेस्टेड होकर के पढ़िएगा। को लगेगा कि एज ए इंजीनियर हमको ये जानना चाहिए। जैसे कि अब हम हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर फोर्स एंड उसका पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप एज ए इंजीनियर आपको क्या ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है कि अगर हाइड्रोस्टैटिक मूड में कोई वाटर वगैरह है पॉन्ड में या फिर समुंदर में, वहाँ पे, या फिर हम कहीं पे आपका डैम वगैरह बना हुआ है, तो वहाँ पर भी पानी आकर के स्टोर रहते हैं, स्टोरेज वगैरह बनाते हैं। तो फिर वहाँ पर जो पानी को रोकने के लिए आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे सिविल इंजीनियर आप स्ट्रक्चर दे रहे हैं उसको डिजाइनिंग तब कर पाइएगा ना जब पानी के द्वारा लगाया गया फोर्सेस का सिचुएशन पता हो, कंडीशन पता हो, मैग्नीट्यूड पता हो, पोजीशन पता हो। और इसी के लिए हम लोग इतने सारे काम कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे किस पे, इंक्लाइन प्लेट पे देख रहे थे। आगे हम आपको इसी को वर्टिकल कर देंगे, इसी को हॉरिजॉन्टल कर देंगे, एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और उस पे हम एक न्यूमेरिकल कर देंगे, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। बट उस सभी का वो सब तो छोड़े से हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का प्लेन का केस इतनी सा है। इंक्लाइन के जितने भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल आपको बहुत ईजी लगेंगे। न्यूमेरिकल डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि जो टीचर न्यूमेरिकल बता रहा है आपको जिस तरह से, और प्रैक्टिकली पहले कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कराया है कि नहीं, प्रैक्टिकली सिचुएशन को दिखाया है कि नहीं। अब जब प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखने लगिएगा, तो आपको खुद ब खुद न्यूमेरिकल में अप्लाई होने लगेगा, खुद ब खुद चीज़ों को न्यूमेरिकल में आप अप्लाई करने लगिएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बातें करेंगे एक चीज़ का, जैसे यही है, थोड़ा सा मोटा प्लेट ले रहे हैं कॉपी को, ठीक है, थोड़ा सा मोटा प्लेट लिए हैं हम, और इस पे आपको
एक्सिस दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका एक्सिस पहले से था कैसा, मोटा प्लेट है और आपकी इंक्लाइन प्लेन था। हम वर्टिकल के केस में सारा चीज़ लिखेंगे, अभी वर्टिकल के केस में सारा चीज़ लिखेंगे, इसी को एंगल थीटा पर टिल्ट करके सारा काम हो जाएगा मेरा। पर जो डेटा आपके प्रेशर फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स के में यूज हो रहा था उसके बारे में जानकारी लेंगे, और उसके पोजीशंस, सेंटर ऑफ प्रेशर के पोजीशन कैलकुलेट करने में यूज हो रहा था उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको हम एक चीज़ बताते हैं पहले कि आपको कौन सा डेटा यूज हो रहा था, कौन सा डेटा यूज हो रहा था प्रेशर फोर्स के बारे में। प्रेशर फोर्स के बारे में आप लोग को कौन सा डेटा यूज हो रहा था, अगर हम लिखना चाहें यहीं पे देखिएगा थोड़ा सा। प्रेशर फोर्स में आया क्या क्या था आपका, आया था आपका डेंसिटी, ग्रेविटी, ये तो दिया हुआ रहेगा आपको, और आया था आपका एच बार। एच बार, यही डिफरेंट प्लेट का एच बार पता होना चाहिए। एच बार मतलब कि सेंट्रॉइड का पोजीशन, सेंट्रॉइड का पोजीशन, ये एक नया क्वांटिटी आया, और आपका एरिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड में आपका एरिया। तो दो क्वांटिटी, तो जिस प्लेट के ऊपर आप प्रेशर फोर्सेस वगैरह, जिस प्लेट के ऊपर प्रेशर फोर्सेस वगैरह निकाल रहे हैं और उसके द्वारा आपको मोमेंट लिखने की ज़रूरत है, तो उसका पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए केवल ये दो डेटा पता होना चाहिए पहले से प्लेट के बारे में। क्या, उसका सेंट्रॉइड का पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन। तो हम लोग इस डायग्राम में डिफरेंट शेप लेंगे, डिफरेंट शेप के ऊपर जितने तरह के प्रॉब्लम आते हैं सिलेबस में, बीटेक लेवल तक का डिप्लोमा है आप लोग का, तो जितने तरह के सिलेबस शेप आते हैं, जितने तरह के प्लेट को पानी में डुबाया जाता है, सभी के हम लोग निचोड़ पहले ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, सभी के निचोड़ का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल एक फंडामेंटल न्यूमेरिकल, हम हाईली कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ना, एक ही न्यूमेरिकल में आप सब तरह के न्यूमेरिकल बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, ऐसे भी कहावत है कि 10 प्रॉब्लम को एक बार करने से अच्छा है कि एक बेहतरीन प्रॉब्लम को 10 बार करें, एक बेहतरीन प्रॉब्लम को 10 बार करें। एक ऐसा प्रॉब्लम जो पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर में रखा है, उस प्रॉब्लम को बार बार कीजिए एक ही प्रॉब्लम को। तो एक प्रॉब्लम को बार बार करने से क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट रिपीटेशन होगा और हर तरह के कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनेगा। ठीक है, आप 10 तरह के प्रॉब्लम कर लिए और हर एक प्रॉब्लम में एक कॉन्सेप्ट आया है, तो आपको कॉन्सेप्ट एक साथ सारे कॉन्सेप्ट नहीं आए हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े बैच यूपीएससी वगैरह के बैचेज में, आईएएस का जो बैचेज हम लोग जहाँ से पढ़े हैं मेडजी में, आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस एक एग्ज़ाम है ग्रेड 1 का, जो सिविल इंजीनियर के लिए बेस्ट एग्ज़ाम है आईईएस। और हम लोग पढ़े थे कंबाइंड बैच गेट का फाउंडेशन 2 ईयर का कोर्स किए थे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए 2 ईयर का कोर्स मेडजी कराता है, तो 2 साल का कोर्स था फाउंडेशन बैच। इसमें सारे जितने भी टीचर थे, इसके सिलेबस हम लोग का सिविल के सिलेबस जितने भी है, जो पढ़ाने वाले जितने भी टीचर थे, सभी टीचर टॉप 10 के रैंक आईएएस ऑफिसर थे, अच्छे रैंक हासिल किए थे। और वो अधिकतर टीचर 4 से 5 साल अपने फील्ड में एज ए आईएएस ऑफिसर वर्क कर चुके हुए रहते हैं। तो उन लोग का एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया हुआ ये नोट है, जिसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आपके सब्जेक्ट को चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कम्पिटिटिव लेवल पे है। आपको हम प्रॉब्लम जब गेट वगैरह का लाएंगे, ईएस वगैरह का लाएंगे या एसएससी जेईई वगैरह का दिखाएंगे, तो प्योरली आपको एकदम इजी वे में बनेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है तो कि प्रॉब्लम बनाने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम आपको डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक पकड़ा रहा है उसको हम अच्छे लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आपको हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना पढ़ना है तभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और चूँकि लोकल लेवल में केवल सेमेस्टर के बेसिस पे टीचर्स कुछ भी पढ़ा देते हैं, तो उतना जान करके बच्चा लोग रट करके लिखना सीख जाता है, सेमेस्टर पास होना चाह जाता है, नौकरी मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है कहानी। जब तक ये सिचुएशन नंबर बेसिस का चल रहा है तब तक आगे आपका नॉलेज रहेगा तो आपको ही काम आएगा फील्ड में। तो जब आपका उम्र है अभी सीखने का, जब सिचुएशन चल रहा है सीखने का, तो जितना टाइम है उसको अच्छे से लगा करके दिल से सीखिए। कभी ना कभी मेहनत किया गया, जो मेहनत से आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं, वो कभी ना कभी आपको काम आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको लोगों से भीड़ से अलग करेंगे, आज नहीं तो कल। आज आपको लग रहा है कि हम इतना मेहनत बेकार में कर रहे हैं, लोग तो ऐसे ही रट करके छाप दे रहा है तो सेमेस्टर में नंबर पा जा रहा है, बट वो करने दीजिए। आप अपना जो ईमानदारी से काम है वो कीजिए, वो आगे आपको आज नहीं तो कल आपको उन लोगों से खुद ब खुद ये मेहनत है अलग ला करके खड़ा कर देगा। उस समय आपको पता चलेगा कि कल हम जो काम कर रहे थे वो गलत नहीं कर रहे थे, हम अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन कर रहे थे। चीज़ों को सीखना इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम तो होते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बातें कर रहे थे कि
डिफरेंट शेप के प्लेट ही डुबाएंगे पहले, ठीक है, और उन सभी में जो डेटा यूज होने वाला है वो सभी को लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने मैग्नीट्यूड में देखा कि ये यूज होने वाला है। आप HCP बार का जब फार्मूला देखिएगा, HCP बार का फार्मूला जब देखिएगा, HCP बार का फार्मूला हम डिराइव किए थे भी आपके लिए इंक्लाइन के केस में, तो उसमें आया था आपका क्या, H बार तो यहाँ भी आएगा, H बार तो यहाँ भी आएगा। चलिए प्लस, यहाँ पे हम प्लस लिख रहे हैं इसका, प्लस के बाद आया था आपका IGXX, यानी कि बॉडी के जब प्लेट डूबा है उसके सेंट्राइड से पार करिए उस एक्सिस को, सेंट्राइड से पार होते हुए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के तरफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, IGXX, और साइन स्क्वायर थीटा बटा H बार फिर यहाँ आया और एरिया ये फिर यहाँ आया। तो आपको मतलब कि क्लियर है कि जब तक आप H बार के बारे में नहीं जानिएगा उस प्लेट का, जब तक आप एरिया के बारे में नहीं जानिएगा उस प्लेट का, जब तक आप उस प्लेट के एक्स एक्सिस के अबाउट उसके सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते रहिएगा एक्स एक्सिस के अबाउट। हमारा डेरिवेशन में एक्स एक्सिस किधर माना गया था, नॉर्मल टू द बोर्ड, तो यही आपका एक्स एक्सिस है जब तक, और ये एक्स एक्सिस हमारा यहाँ था, तो एक्सिस तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस के अबाउट और उसके सेंटर से पास होते हुए एक्स एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सेंटर से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से पास होते हुए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करेगा, ठीक है। आपको पता भी होगा कि कैसे लिखते हैं रेक्टेंगुलर है तो जिधर से एक्सिस पार कर रहा है उधर वाला को लेते हैं बी, और परपेंडिकुलर वाला को लेते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला को लेते हैं DQ/12। अभी प्रूव करेंगे कि ये BDQ/12, ये तो आपको पता है रेक्टेंगुलर प्लेट का BDQ/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट BDQ/12, और B क्या होता है इसमें, जिधर से एक्सिस पास होता रहता है उधर का ही लेंथ B, और उसके परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है D, एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है D, तो BDQ/12 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये आपको हम दिखाएंगे आपके यहाँ पर भी, ठीक है। फिलहाल हम इसका एम बता रहे थे कि इस टॉपिक का कि ये डिफरेंट शेप्स का आपको प्लेट डुबा देगा, और आपको से फिर आपको ये हम प्लेट दिखा रहे हैं क्या, वाटर के टॉप सरफेस लेवल से टच करते हुए, ये प्लेट दिखा रहे हैं आपको वाटर के टॉप सरफेस लेवल से टच करते हुए, टॉप सरफेस लेवल से टच करते हुए सारा डेटा पता रहेगा तो क्या दिक्कत है, नीचे ले जाएगा तो बताएगा कि कितना डेप्थ नीचे है, तो उसी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दूरी को, ठीक है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपका D है, क्या है आपका लेंथ पूरा ये वाला D है, तो इसका रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ग्रेविटी हो जाएगा क्या, D/2 पे बीच में होता है D/2 पे, बट यही आपको अब टॉप सरफेस से हम बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, G यहाँ है D/2 पे, यानी कि H बार कितना हो गया D/2। यही अगर प्लेट नीचे चला जाएगा 10 मीटर से, तब फिर उसको में क्या करेंगे, D/2 में 10 मीटर जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताने के लिए, CG का पोजीशन बताने के लिए टॉप सरफेस लेवल से 10 मीटर क्या करेंगे, D/2 में जोड़ देंगे तो पता हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेटा याद करेंगे कि इसके फॉर्म में टॉप सरफेस लेवल से टच करते हुए, ठीक है, और आपका सारा काम फिर हो जाएगा। डिफरेंट शेप हम ले लिए हैं जितने सिचुएशन आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आपको एम बता दिए कि हम लोग H बार क्यों याद कर रहे हैं, एरिया क्यों याद कर रहे हैं, और IGXX क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला में है ये सब कैलकुलेशन करने के लिए। ये सब जब तक कैलकुलेशन नहीं होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा, पोजीशन नहीं निकलेगा, तो हम लोग मोमेंट नहीं लिख पाएंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सब कुछ ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना है, ऐसा ही नहीं पढ़ना है, सब कुछ इंजीनियर को ज़रूरत है और उसी ज़रूरत के हिसाब से टॉपिक वगैरह को दिए गए हैं पढ़ने के लिए। चलिए, तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि सिचुएशन आपका प्लेट ऐसे है, पहले प्लेट ऐसे था, H डेप्थ समथिंग डेप्थ नीचे, कुछ डेप्थ नीचे आपका प्लेट ऐसे डूबा हुआ था, कुछ डेप्थ नीचे आपका प्लेट ऐसे डूबा हुआ था, ठीक है। अभी आपका प्लेट है ऐसे, ठीक है, वर्टिकल लिए हैं, वर्टिकल के सिचुएशन में सब याद कर लेंगे तो इंक्लाइन के केस में भी लगा लेंगे। तो ये वर्टिकल है ऐसा आपका प्लेट, इधर से देखने पर ऐसा है, ये जो डायग्राम है वाटर सरफेस लेवल को बता रहा है, और ये पर प्लेट के फ्रंट शेप को बता रहा है, फ्रंट व्यू को दिखा रहा है, इधर से देखने पर दिख रहा है उसको, और ये सभी के लिए है, ये आपको नहीं रेक्टेंगुलर के नहीं, रेक्टेंगुलर के लिए अलग से नहीं है, ये जो फ्रंट व्यू है ये सभी के लिए है। आप ट्रायंगल को भी इधर से देखिएगा तो ऐसा ही दिखेगा, आप इस ट्रायंगल को भी इधर से देखिएगा तो ऐसा ही दिखेगा आपको, आप सर्कुलर प्लेट को ही, मोटा सर्कुलर प्लेट को भी इधर से देखिएगा तो ऐसा ही दिखेगा, आप सेमी सर्कुलर प्लेट को भी इधर से देखिएगा तो ऐसे ही दिखेगा। तो ये जो है ये डायग्राम है सभी के लिए है, कौन सा, फ्रंट व्यू। अब इसी को हम क्या बनाएंगे, इधर से साइड व्यू बनाएंगे,
इसी प्लेट को क्या करेंगे, इधर से मोड़ के देखें तो रेक्टेंगुलर, फिर इसको खोले तो ट्रायंगुलर, फिर इसको एक और प्लेट को इधर से इसे देखें तो पता चला कि ये ऐसा ट्रायंगुलर है, ठीक है। फिर इस प्लेट को इधर से देख रहे हैं तो पता चला कि ऐसा सर्कुलर है। फिर इस प्लेट को ऐसे करके देखें तो पता चला कि सेमी सर्कुलर है। यानी कि सारे प्लेट इधर से देखने में तो सब रेक्टेंगल टाइप लग रहे हैं, बट इधर से देखने पे पता चलेगा कि वो कैसा है। इधर से देखने पे पता चला कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाए, इधर से देखने पे पता चला कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनाए, इधर से देखने पे पता चला कि उल्टा ट्रायंगल है तो उल्टा ट्रायंगल बनाए, इधर से देखने पे पता चला कि वृत्त है तो वृत्त बनाए, इधर से देखने पे पता चला कि आपको सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल प्लेट बनाए, ठीक है। तो सारे प्लेट को कैसे देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। सारे प्लेट को हम किधर से देख रहे हैं, ए साइड से देख रहे हैं, इधर से, ठीक है, इन सभी के सिचुएशन में। और बाकी इधर से सबको एक ही बार देखें इस डायग्राम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके बातें करते हैं। आपका इसका इधर से देखें प्लेट को तो ये वाला है बी, ये वाला है बी और ये वाला है डी, ये वाला है बी और ये वाला है डी, ठीक है। तो ये वर्टिकल था तो इसको ऐसे घुमा कर देखें हम लोग तो यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है। तो ये वाला आपका बी बन गया, ये वाला आपका डी बन गया। अब एक्सिस कहाँ से पास होगा, एक मिनट, आपको एक्सिस के लिए हम एक चीज़ करने जा रहे हैं दिखाने के लिए। कल वाला जो छड़ी था उसके बेसिस पे एक्सिस आपका पास हो रहा है यहाँ से, एक्सिस आपका पास हो रहा है यहाँ पे, और बॉडी आपका है कैसे, सिचुएशन आपका ऐसा है, ठीक है। और हम दिखा रहे हैं ऐसे, सिचुएशन आपका ऐसा है, एक्चुअली पानी ऐसे भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और सिचुएशन आपका प्लेट का कैसा है, ऐसा है। बट हम दिखा रहे हैं कैसे, इसको ऐसे करके आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर को, ठीक है। ऐसा है तो पानी पर लगने वाला प्रेशर, इसको घुमाने, इधर प्रेशर आने वाला है नीचे और इसको घुमाने वाला है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको इसको घुमाने वाला है। तो ये सेंट्रल एक्सिस से एक्स एक्सिस पार हुआ बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसी एक्सिस के अबाउट। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और वो एक्सिस कहाँ से पास कराना है अभी, सेंटर के अबाउट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक्सिस के तरफ वाला बी और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला डी, तो बी डी क्यू का बी डी क्यू अपॉन 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा क्या, सेंटर के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट, ये हो गया बी और ये हो गया डी, तो बी डी क्यू बाई 12, बी डी क्यू बाई 12, ठीक है। चलिए अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है बीच में, यानी कि पूरा डेप्थ डी है तो यहाँ कहाँ रहेगा, डी बाई 2 पे। तो इसका क्या हो गया, आपका पूरा डेप्थ अगर डी है तो एच बार कहाँ रहेगा आपका, डी बाई 2 पे। तो ये आपका क्या हो गया, पहले तो इसका एरिया लिख सकते हैं, रेक्टेंगल है तब बी इंटू डी एरिया हो गया, इन दोनों पता हो गया तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा फटाक से। प्रेशर फोर्स कितना आएगा, रो जी एच बार इंटू एरिया, ठीक है। अब पोजीशन के लिए आपको चाहिए था आई जी एक्स एक्स, तो बी डी क्यू बाई 12। ये एक न्यूमेरिकल करेंगे ना, इतने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद, इतने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को खोलने के बाद, देखिए एक कॉन्सेप्चुअल टीचर में यही होता है कि आपको पहले ही सारे सिचुएशन प्रैक्टिकल एक साथ निचोड़ के रूप में पढ़ा दिया जाता है। बाकी न्यूमेरिकल पे जाए तो आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो, फ्रीली आप चलते रहें। सिचुएशन हम वहाँ पे बताएंगे, खटक खटक आप लोग काम करिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल जानिएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बुक से सीखिएगा, या डायरेक्ट न्यूमेरिकल कोई टीचर समझा रहा है ज़बरदस्ती का, कोई फीलिंग्स नहीं हो रहा है, कोई सिचुएशन नहीं पता चल रहा है, तो आपको कोई फ़र्क आएगा ही नहीं। वो माइंड एक्सेप्ट तभी करता है जब उसको चीज़ें प्रैक्टिकली विजुअलाइज होती है, इमेज कुछ बनता है माइंड में कि हाँ भाई ये प्लेट ऐसा है और प्रेशर फोर्स इधर से ऐसे आ रहा है। हालांकि प्रेशर फोर्स तो सब जगह लग रहा है, प्रेशर फोर्स तो सब जगह लग रहा है, बट ऊपर में इंटेंसिटी कम है, नीचे में इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट कहाँ चला जा रहा है, नीचे। रिजल्टेंट नीचे जाएगा, आगे भी प्रूफ डायग्राम में हम करेंगे, इसका पोजीशन भी बताएंगे सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है। और ये अब यहाँ लग रहा है तो इस प्लेट को इधर से मोड़ेगा, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट भाई घुमाएगा, इस एक्सिस के अबाउट आपका इसको क्या करेगा, ये घुमाएगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट क्या होता है, ज़रूरत होता है लिखने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बॉडी का वह प्रॉपर्टी होता है जो रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करता है। किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी जो उसके रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करे, और जिस एक्सिस का वो रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट कर रहा है उसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस एक्सिस के अबाउट आपका प्रेशर फोर्स जो आ रहा है, इसको किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाह रहा है, एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस जो प्लेट है उसी के प्लेन में है पार हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट आपका प्रेशर फोर्स
उसको क्या करना चाह रहा है, रोटेट कराना चाह रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन को रजिस्ट करने का कैपेसिटी कितना है इस बॉडी का, वही कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट रजिस्ट करने का कैपेसिटी अलग अलग है। अलग अलग बॉडी का रजिस्ट करने का कैपेसिटी अलग अलग। इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाइएगा तो कुछ और भार पड़ेगा। अब इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहिएगा इसको, एक्सिस ऐसे है और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना चाहिएगा तो कुछ और भार पड़ेगा। और आप इस एक्सिस के अबाउट यहाँ से सेंटर से पार होता हुआ एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहिएगा ऐसे, तो अलग आपको भार पड़ेगा। यानी कि एक ही बॉडी अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखता है। इसका मतलब क्या है कि एक ही बॉडी अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमाने पर अलग अलग रेजिस्टिंग कैपेसिटी है इसका अगेंस्ट रोटेशनल मोशन। अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग कैपेसिटी है। तो ये क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टिंग कैपेसिटी होता है बॉडी का, वही प्रॉपर्टी कहलाता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब कि हम लोग फिजिक्स के भाषा में इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा किसी इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा आ गया। इसका मतलब फीलिंग्स क्या होगा हम लोग का, फिजिकली फीलिंग्स क्या होगा कि इस एक्सिस के अबाउट कम है, इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि इस एक्सिस के अबाउट घुमाइएगा तो ज़्यादा भार पड़ेगा और इस एक्सिस के अबाउट घुमाइएगा तो कम भार पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सिस को घुमाइएगा तो कम भार पड़ेगा। ये चीज़ें आपको बीम डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, सोम में या फिर स्ट्रक्चर में, बीम डिजाइनिंग में, कि भाई बीम का जो बेंडिंग मूवमेंट आता है, ऐसे बीम है तो किस एक्सिस के अबाउट घुमाता है इसको, इसी एक्सिस के अबाउट तो घुमाता है। बीम ऐसे बेंड होता है तो ये वाला प्लेन जो खड़ा है देखिए किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इस एक्सिस के क्या कर देते हैं, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट बीम घूम रहा है उस एक्सिस से ज़्यादा दूर पे मास रख देंगे, मास को ज़्यादा दूर पर भेज देंगे, ये एरिया को ज़्यादा दूर पर भेज देंगे तो उस एक्सिस के अबाउट घुमाना बहुत मुश्किल है। जिस एक्सिस के अबाउट आपको घूम रहा है बीम, ठीक है, इस बेंड हो रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि प्लेन ऐसे मुड़ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाने का ये कोशिश कर रहा है बीम में। तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो जिस एक्सिस के अबाउट बीम बेंडिंग की वजह से घूमने का कोशिश कर रहा है उस एक्सिस से आप एरिया को दूर भेज दीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, AR स्क्वायर। तो एरिया को दूर भेज दीजिएगा तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाना अब क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसीलिए क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, बीम का डेप्थ को ज़्यादा रखते हैं, विड्थ के कंपेयर में बीम के डेप्थ को ज़्यादा रखते हैं। बीम के डेप्थ जितना ज़्यादा रखिएगा और उसके मास, उसके एरिया जिस एक्सिस के अबाउट वो बेंडिंग की वजह से घूमेगा उससे उतना ही दूर पे चले जाते हैं, और दूर पे चले जाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेंस्ट दिस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट बीम बेंड होने वाला है अगेंस्ट दिस एक्सिस बढ़ जाता है। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उस एक्सिस के अबाउट अब बीम को मोड़ना बहुत मुश्किल है, बिजली के खंभा वगैरह को भी देखते होंगे आप, देखते होंगे कि कैसा होता है, जिस तरफ से ऐसा होता है, एक तरफ से चौड़ा और एक तरफ से पतला थोड़ा, ठीक है, बिजली का खंभा ऐसे बना हो रहता है। आप कंक्रीट का पोल वगैरह देखे होंगे, बिजली का पोल, तो एक तरफ से ज़्यादा चौड़ा रहता है और एक तरफ से कम चौड़ा रहता है, इस तरह से। इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए। इधर से तो तार बंधा जाता है, जिधर से चौड़ाई लगाते हैं इधर से तार बंधा जाता है। जब इसको हवा आएगा तो मोड़ने का कोशिश करेगा दो तरीक़ा से, एक इधर से, एक इधर से और एक आपका इधर से, यानी कि कैसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे एक लाइन तार ऐसे पार हुआ है बिजली खंभा पर तो फिर ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी। तो दो ही सिचुएशन, यानी कि ऐसे जब मुड़ेगा तो कौन प्लेन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट, ये वाला एक्सिस ऐसे जब मुड़ेगा, बेंड करेगा, इसको इधर से बेंड करेगा तो यानी कि इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसको घुमाने का कोशिश करेगा इस प्लेन को, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए, देखिए सिचुएशन ऐसा है कि इधर से तो तार बांध देते हैं तो इधर से तार हिलने नहीं देता है इसको, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मुड़ना मुश्किल होता है पॉल को, तो फिर डर रहता है कि पॉल इधर से ना मुड़ के टूट जाए,
तार ऐसे है तो इधर से ना मुड़ के टूट जाए, तो आपको इधर से मुड़ने वाला प्लेन देखिए कौन एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक्सिस आपका ई है, इस एक्सिस के अबाउट घूमने का डर है। तो क्या करते हैं हम पॉल को ये इधर की तरफ चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, इधर की तरफ विड्थ को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, एरिया को एक्सिस से दूर भेज दिए, एरिया को या मास को एक्सिस से दूर भेज दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर डी का स्क्वायर होता है ना, एक्सिस के तरफ वाला विड्थ से गुना करते हैं और फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला विड्थ के स्क्वायर विड्थ का क्यूब होता है बटा 12 अगर रेक्टेंगुलर है तो, यानी बिजली का खंभा की बात कर रहे हैं तो सुनिए जरा सा कि डी का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो डी क्यूब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, डी का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो डी क्यूब के बेसिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा करके हम लोग क्या रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहे हैं इस एक्सिस के ओर तक कर क्या रहे हैं, इसका रोटेशनल मोशन को झेलने का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अगेंस्ट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब है कि बिजली का खंभा को इधर से डिजाइन करेंगे, ज़्यादा लंबाई देंगे तो इस एक्सिस के अबाउट उसको इधर ऐसे रोटेट करना, यानी कि बिजली के खंभा को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होना मुश्किल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो, ठीक है, उसका फिजिकल मीनिंग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग प्लेट वगैरह या डैम वगैरह का प्लेट वगैरह सब डिजाइन करेंगे या बनाइएगा अथी ये सब वाटर टैंक के सब वगैरह, फाटक वगैरह का गेट, ये सब तो सब का सब जगह पर वहीं पे चलता, वही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर बढ़ाना है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर बढ़ाना है, इसके बेसिस पर डिजाइनिंग। जैसे कि आप देखते होंगे कि चेयर बनाया जाता है, चेयर वगैरह अथी का स्टील वगैरह का चेयर बनाया जाता है तो उसके जो पैर होते हैं वो हॉलो कर दिया जाता है, होलो कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पैर टूटेगा तो किस एक्सिस के अबाउट मुड़ेगा, पैर टूटेगा तो आपको क्या होगा कि पैर का इस एक्सिस के अबाउट जितना दूर मास को भेज दीजिएगा, एक्सिस से जितना दूर एरिया को रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पैर टूटेगा तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, यानी यहाँ पे सर्कुलर है तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने का कोशिश कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट, तो इस एक्सिस से मास को क्या कर दिए, सेम ही मास जो सॉलिड बनाइएगा तो कम दूरी पर रहेगा, होलो बना दीजिएगा तो ज़्यादा दूरी पे चल जाएगा, होलो बना दीजिएगा तो ज़्यादा, वही मास था, पैसा वही लगा था, बस केवल फर्क ये है कि पहले सॉलिड बना रहे थे तो मास भीरू रह जाते, एरिया भीरू रह जा रहा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था उसका। अब वही मास को, वही पैसा वाला मास को केवल किए क्या, होलो करके दूर कर दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब वो क्या होगा, घूमने नहीं देगा पैर को, कुर्सी के पैर को आप जल्दी घूमने नहीं देगा जिस एक्सिस के अबाउट वो घुमाने का कोशिश कर रहा है। तो वही पैसा में आपका डिजाइनिंग परफेक्ट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो आपको रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी बनाएंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा ये सब चीज़ें सोचने में, ठीक है। तो हमको ज़रूरत हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और क्या करने आया है, बट हमको फिलहाल यहाँ पर ज़रूरत था कि IG एक्सेस के अबाउट लिखना। तो अगर रेक्टेंगुलर होगा तो इतना होगा BDQ/12 और BDQ में B है और D आपका एक्सिस आपका ऐसे है ना, तो एक्सिस के लॉन्ग वाला B है और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला आपका क्या है एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला ये है आपका D है, तो BDQ/12, ठीक है। सभी का फ्रंट डायग्राम ये है और साइड भी ये सब है, ठीक है। तो चलिए साइड व्यू अगर रेक्टेंगल है और इस तरह से टॉप सरफेस लेवल से बटर के टॉप सरफेस लेवल से टच कर रहा है, हम टॉप सरफेस लेवल से टच करते हुए सारा डेटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एच डेप्थ नीचे भी जाता है, 10 मीटर नीचे जाता है तो 10 मीटर सब में जोड़ देंगे, आराम से निकल जाएगा हमारा, 10 मीटर सब में जोड़ देंगे आराम से, उसका पोजीशन पता चलेगा। टॉप सरफेस लेवल से एच बार निकालना है, एच बार इसका तो एक ट्रायंगल का पता है आपको कितना पर होता है। पहले तो एरिया की जरूरत है फोर्स निकालने के लिए, तो एरिया हाफ इंटू BD, ठीक है, वो खत्म कहानी आपका। एच बार चाहिए, तो एच बार चाहिए तो टॉप सरफेस से इस तरह से रहने पर क्या होता है, 2D/3 पे होता है, 2D/3 पे होता है। ऊपर से कितना पे होता है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2D/3 पे। यही अगर 10 मीटर नीचे चल जाएगा प्लेट, 10 मीटर नीचे चल जाएगा तो इसी में 2D/3 में 10 मीटर जोड़ देंगे, आपका एच बार फिर से मिल जाएगा, ठीक है। IG एक्स एक्सिस आपका इसका कहाँ है, सेंट्रॉइड से पार होगा ना, ये एक्स एक्सिस। अब रेक्टेंगुलर प्लेट है, आपका रेक्टेंगुलर प्लेट कैसे दिखाएं हम, ये ट्रायंगुलर प्लेट ट्रायंगल बनाकर दिखाना पड़ेगा। ट्रायंगुलर प्लेट है आपका तो ट्रायंगल बनाकर ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट आपका तो ट्रायंगल बनाकर दिखाना। ट्रायंगुलर प्लेट आपका ये ऐसे है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट आपका ऐसे है, ठीक है। और ऐसे नहीं है ऐसे,
है आपका ऐसे, जिसका फ्रंट व्यू आपको इधर से दिख रहा है यहाँ पे, और इसको हम साइड से साइड व्यू ऐसा बनाए हुए, इधर से देखें साइड से तो साइड व्यू ऐसा बनाए हुए हैं, तो ये ऐसा दिख रहा है, इधर से दिख रहा है ऐसा, जो ऐसे हम शो कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए इधर से, ठीक है ऐसे। तो इसका कहाँ पे होता है, ऊपर से 2D/3 पे, ठीक है 2D/3 पे, तो 2D/3 पे है, ठीक है। यही अगर 10 मीटर नीचे चला जाएगा तो फिर उसी में सेंट्रॉइड को 10 मीटर से जोड़ देंगे, ठीक है। अब आपका एक्सिस कैसे पार कर रहा है, ऐसे, एक्सिस कैसे पार कर रहा है, ऐसे, एक्स एक्सिस सेंटर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पार करेगा। इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये पानी नीचे से इसको ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहा है, ऐसे इस ट्रायंगुलर प्लेट को ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने का कोशिश कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, जिधर से छड़ी पार हुआ उधर वाला लेंथ को गुना में लिखते हैं, और इसके परपेंडिकुलर वाला लेंथ को, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला लेंथ डी का क्यूब, और 36 ट्रायंगुलर के लिए 36। ये आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालने का पढ़ाया गया होगा, वहाँ सब कुछ डिस्कस किया गया होगा, और नहीं तो फिर हम आगे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का पढ़ना है आपको सोम वगैरह में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेटा, ठीक है। ट्रायंगल अगर उल्टा कर देंगे तो सेम फार्मूला तो वही रहेगा एरिया का। अब नीचे से ऊपर से 2D/3 पे था, तो नीचे से इधर बेस से कितना पे रहता है, D/3 पे, ठीक है। फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी। अब सेंट्रॉइड ऊपर चला गया तो एक्स एक्सिस भी आपका कहाँ है, यहाँ है, एक्स एक्सिस भी आपका यहाँ है, तो इसके अबाउट आपको बताना है। तो फिर से वही BDQ/36, BDQ/36 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं, यानी कि BDQ/36 इस एक्सिस के अबाउट आप इसको घुमाने का कोशिश कीजिएगा तो BDQ/36 से आपको ये रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा। इसका मान अगर बढ़ता है, किसी बॉडी का शेप बदलने पर इसका मान अगर बढ़ता है, इसका मतलब है कि आपको रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ता है। कोटवा में है पापा के नीचे, रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है। चलिए, यह आपका सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट है, तो सर्कुलर प्लेट है तो आपको क्या हो गया ये सर्कुलर प्लेट, फिर से यही है सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट भी यहीं पे है, उसका साइड व्यू देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। तो सर्कुलर प्लेट का सिंपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर पे होगा, यानी कि R पे, तो एच बार का वैल्यू सीधे R। इसी को प्लेट को नीचे जाकर डुबा देगा, और 10 मीटर नीचे तो 10 जोड़ देंगे इसी में। इंक्लाइन कर देगा तो इंक्लाइन का सिचुएशन हैंडल करने आता है, फार्मूला आपको पता है थीटा वाला। इंक्लाइन कर देगा तो सब कुछ, इंक्लाइन कर दे या वर्टिकल कर दे, हॉरिजॉन्टल कर दे, प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो एच बार पर डिपेंड करेगा, एरिया तो फिक्स ही रहेगा। प्लेट चाहे जहाँ डूबे, प्लेट जहाँ डूबे, टॉप सरफेस से टच करते हुए डूबे, या एच डेप्थ नीचे डूबे, या 10 मीटर नीचे डूबे, या 20 मीटर नीचे डूबे, जहाँ भी डूबे आपका प्लेट चाहे जहाँ भी डूबे, क्या फ़र्क पड़ता है, एरिया तो सेम रहेगा। तो एच बार बढ़ेगा, एच बार नीचे जैसे जैसे डुबाएगा प्लेट को, एच बार बढ़ेगा तो प्रेशर फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। ऐसे भी आपको पता है कि स्टैटिक फ्लूइड में नीचे जाने पर प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ता है, तो सेम एरिया तो है बट इंटेंसिटी बढ़ जा रहे हैं ना, सेम एरिया तो है बट इंटेंसिटी क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। सेम एरिया पे इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो फोर्स नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्लेट को नीचे जैसे जैसे ले जाइएगा इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर इंटेंसिटी एच बार बढ़ेगा तो आपका फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए एरिया हो गया, इसका IGXX सेंटर का एक्सिस से वो पास हो रहा है, सर्कुलर प्लेट ऐसे है, ऐसे ऐसे घूमेगा, सर्कुलर प्लेट ऐसे ऐसे घूमेगा। तो इस एक्सिस के ऊपर बताना है तो आपको रटना होगा πr के पावर 4, πr के पावर 4/4। ये सब आपका सर्कुलर प्लेट का डेटा, स्टैंडर्ड डेटा था। सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है। इस एक्सिस के अबाउट πr² 2 होता था, प्रूफ हुआ था पहले, पढ़ना होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इस πr² 2 इस एक्सिस के अबाउट पता है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते थे हम लोग, इसके और इसके अबाउट दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ने पर तीसरा के बराबर होता था, और उसी से प्रूफ हो जाएगा आपको πr के पावर 4/4, क्योंकि आपको चाहिए किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ना कि इस एक्सिस के अबाउट। प्लेट आपका इस एक्सिस के अबाउट आपका रोटेट हो रहा है, इसीलिए πr के पावर 4/4 है, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एच बार याद करना होगा आपको कि बेस से सेमी सर्कुलर है, सेंटरॉइड इसका, सेंटर इसका यहाँ है, सर्कल का सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से 4r/3 पाई पे होता है, यहाँ से नीचे से 4r/3 पाई पे, तो वहाँ ऊपर से कितना हो जाएगा r-4r/3 पाई पे। आपको टॉप से चाहिए था, एच बार टॉप से ही होता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन फ्रॉम टॉप। ये प्लेट सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, सेमी सर्कुलर प्लेट भी डुबा सकता है, ये नीचे भी ले जाकर डुबा सकता है, और
कुछ नहीं है, एच बार का वैल्यू बढ़ता जाएगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ प्लेट जाएगा प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो सेम प्लेट एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया तो कहीं रखे सेम ही रहेगा, सेम प्लेट के एरिया पर फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा डेप्थ में ले जाने पर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसको आपको याद करना होगा। आई जी एक्स एक्स इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको आई जी एक्स एक्स बराबर 0.11 आर के पावर 4 होता है। डेटा याद करना हो। ये डेटा हम इसलिए बताए हैं क्योंकि डिफरेंट शेप पर एक वो शेप और छूट गया है, उसको हम कवर करें, ट्रापेजोइडल शेप कवर कर लेते हैं। उसके बाद आपको फटाक से क्या हो जाएगा, ट्रापेजोइडल शेप। ट्रापेजोइडल शेप का डेटा छूटा हुआ है, और उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन इंक्लाइन का न्यूमेरिकल करेंगे, एक बेहतरीन इंक्लाइन का न्यूमेरिकल करेंगे फटाक से, और आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगला वीडियो में, और उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। ये यूनिट आपका सेकंड यूनिट समाप्त हो जाएगा, सेकंड यूनिट का सारा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा लगभग जो सेमेस्टर में आना है या जो पढ़ने हैं। फिर हम थर्ड यूनिट में हिल जाएंगे, थर्ड यूनिट भी 4-5 वीडियो में क्लियर हो जाएगा, एक हफ्ता के अंदर में आपका। जो भी अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं हमसे, वो विश्वास करके हम पे आराम से अपना वीडियो लेक्चर देखिए, और बोर्ड पर से नोट लिखिए, कॉपी पे बोर्ड पर से नोट लिखिए, ये मानते हुए कि हम क्लास कर रहे हैं, ये मानते हुए कि हम क्लास में बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, और वही है, ये मानते हुए कि हम क्लास कर रहे हैं, सब कुछ कीजिएगा तो सब कुछ सीख पाइएगा। क्या है ना, दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास। आप किसी टीचर पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और लग रहा है कि आपको सब कुछ हम सही बता रहे हैं, ऐसे तो हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि हम सही बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये सब चीज़ें सीखा हुआ है, कोई नॉर्मल जगह से नहीं। 10th के बाद हम पटना गए, और 10th के बाद हम पटना गए, वहाँ IIT का तैयारी किए, बेहतरीन टीचर से फिजिक्स पढ़ें, और अच्छी जगह पे अच्छे टीचर से मैथ पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें। उसके बाद हम इंजीनियरिंग करने गए, बीटेक, और वहाँ भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज में चीज़ें नहीं सीखे। कॉलेज में तो सब फर्जी के टीचर भरे रहते हैं, हर जगह का वही हाल है, IIT हो, NIT हो, कहीं भी हो, हर जगह अगर IIT NIT में अच्छे टीचर हैं तो पढ़ाई नहीं है, उन लोग का जॉब करें, इंटरेस्ट बच्चे नहीं पढ़ते वहाँ पे। तो कॉलेज का सिचुएशन सब जगह वही है, वहाँ नहीं कोई सीखता है। हम 2 ईयर को जो IAS का कोर्स किए हैं, सब का सारे के सारे IAS टीचर से पढ़े, वहाँ डेडिकेशन के साथ सारे कॉन्सेप्ट सही से सीखे हैं। और ये एक्सपीरियंस टीचर का बताया हुआ बातें हैं, जो फील्ड में IAS बनने के बाद फील्ड में 5-5 साल जॉब कर चुके हैं, और प्रैक्टिकल से अपना नोट्स बनाते हैं सीखने के बाद, उस सब का है। तो विश्वास रखिए और सीखिए। जो जिन लोगों को रेगुलर पढ़ना है वो चुपचाप विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए। हम कैसे आपको सेमेस्टर से SSC JEE पर तुरंत ले आएंगे, और SSC JEE के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, हर एक तरह के न्यूमेरिकल, मेंस के, प्री के सभी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बस अब मेरा वीडियो लेक्चर सुनते रहिए, इससे आपका माइंड का लेवल डेवलप होगा। माइंड का लेवल डेवलप होने में 5-6 महीना लगेगा, लेवल ब्रेक होने में। नॉर्मल टीचर से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट का लेवल, सोचने का लेवल प्रैक्टिकली डेवलप हुआ नहीं है। तो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट का लेवल पहले डेवलप कीजिए, वो तभी होगा जब पर डे 5-6 महीना काम करिएगा सुन कर मेरा वीडियो लेक्चर, ठीक है। और कॉपी पर लिख के पढ़ना ही मेन इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो हम PDF वगैरह नोट्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन ये बोर्ड पर हम सब कुछ लिख रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको लगे कि क्लास चल रहा है, और पढ़ने के टाइम डिसाइड कीजिए, और उसी टाइम में एक फिक्स टाइम में अपना वीडियो मेरा देख करके नोट बनाते हुए चलिए। हम सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो डालते जाएंगे। आप जो भी 2 हैं 4 हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 ही हैं। जो 5 मेरे को फॉलो कर रहे हैं, 5 पढ़ने के लिए चाह रहे हैं, उनको मैं पूरा सिखाऊंगा, और सही ढंग से, ठीक है। और सही तरीके से आप डिफरेंस पैदा हो जाएगा। आप कम से कम वीडियो को गौर से देखिए, तो विश्वास करके 2-4 वीडियो, एक यूनिट तो कम से कम पढ़िए विश्वास करके, उसके बाद आपको खुद ही डिफरेंस पता चलने लगेगा। 1 यूनिट पढ़िए, तो ऐसे ही हल्के से झटके में देखते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ऐसा नहीं होता है। कहीं पर आप ईमानदारी से काम करिएगा पहले, उसके बाद किसी और के ऊपर बताइए। आप पहले अपना ईमानदारी से बेस्ट दीजिए, बेस्ट सीखिए, तब उसके बारे में आप कुछ सोचिए कि क्या दे रहा है कौन, ठीक है। आप अपना मेहनत ढंग से कीजिएगा तो खुद ब खुद आपको पता चलने लगेगा कि कौन हमको अच्छा दे रहा है, कौन ख़राब दे रहा है, कहाँ पे मेहनत करना चाहिए। उन लोगों को बोल रहे हैं जो रेगुलर कंटिन्यू अपना करियर में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा काम, आगे बीटेक करके IAS बनना चाहते हैं, कुछ और पदाधिकारी बनना चाहते हैं बड़ा कंपटीशन के थ्रू, तो वो लोग सीखें अच्छे से सब्जेक्ट को। जिनको सेमेस्टर का चिंता है वो तो केवल सेमेस्टर पर ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरह कहीं से भी झटके में पढ़ के पास हो जाते हैं, पता ही है। तो सबको बैठा रहता है, कहाँ इतना मेहनत करना है। हाँ, ज़रूरत भी नहीं है मेहनत करने का आप लोग का, क्योंकि आपको सीखने का शौक़ नहीं, इंजीनियर बनने का शौक़ नहीं। इंजीनियर क्या होता है ये तो जानते ही नहीं है। तो
ये चीज़ें उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे ढंग से अपना ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका गुना में है, आपका गुना में है आपका बस डी का क्यू बटा है 36, डी का क्यू बटा 36। एक ट्रेपेजोइडल का छूट गया था, ट्रेपेजोइडल का छूट गया था। इसका भी सेम सब चीज़ें हैं, एच बार वहाँ पे, जिसका फार्मूला हम नीचे अब लिख दिया आपको, ए है यहाँ पे, ए है। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा खाली। एरिया, ट्रेपेजोइडल का एरिया होता है आमने सामने के साइड के सम बटा 2, आमने सामने का साइड ए प्लस बी बटा 2 का एवरेज इंटू इन दोनों के बीच का जो दोनों साइड के बीच का जो दूरी है, सो दोनों साइड के बीच का दूरी आपको शुरू से चलते आ रहा है कितना, डी। फिर इसका एच बार कहाँ होता है, सेंट्रोइड का बड़ा वाला बेस वाला से, जहाँ से टॉप सरफेस है बड़ा वाला है, ये सही याद करिएगा इसी ढंग से, ताकि अगर प्लेट को उलट भी दे तो आप उस हिसाब से लगा लिए। ठीक है, प्लेट को उलट भी दे तो आपको उस हिसाब से। छोटा वाला का देखिए एच बार लिखने हम क्या किए हैं, छोटा वाला का 2 से गुना किए हैं, 2 इंटू ए प्लस बी बटा ए प्लस बी। तो इसमें चेंजिंग कुछ नहीं करना होगा, अगर प्लेट को उलट देगा तो ए वाला गुना हुआ है तो आपकी ए वाला के साथ 2 गुना हुआ है तो बी वाला के साथ 2 गुना में आ जाएगा, उलट देगा प्लेट को। तो आपको इसी सिचुएशन में याद करना है, बाकी फार्मूला का यूज कैसे करना है, अगर बदल देगा प्लेट को उलट देगा तो उसी हिसाब से आपको लगाना है कि यहाँ पर जो था उसी के साथ 2 में गुना में था, ए प्लस बी तो सेम ही रहेगा, डी बटा 2। ठीक है, आई जी एक्स एक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, इस सिचुएशन में कोई चेंजिंग नहीं करना, प्लेट को उलट भी दे तो। ऐसे भी प्लेट को बदल देने से किसी एक्सिस के अबाउट, प्लेट का डायरेक्शन बदल देने से किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी वही रहेगा, डी क्यू बाई 36, डी क्यू बाई 36। जितने भी शेप थे, जितने भी तरह के प्लेट डुबा सकते थे, हम आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए। और एरिया निकाल, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और आपका ये फंस गया अच्छे से, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपका, और क्या हो गया आपका फोर्स, सेंटर ऑफ प्रेशर का डायरेक्शन, पोजीशन निकालने के लिए, ताकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकें और पोजीशन ज्ञात कर सकें, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकें, और उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट वगैरह, मोमेंट वगैरह लिख सकें, और उस जो प्लेट को डिज़ाइन करना है उसको फिर हम लोग सिविल का स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग अच्छे से कर सके। चलिए, इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट जनरलाइज करेंगे, जो पहले हम इन दोनों फार्मूला को जो प्रूफ पढ़ाए थे, इधर से थीटा एंगल पे आपको बताए थे, इधर से अगर थीटा एंगल पे रहेगा, ए साइड से थीटा एंगल पे बताए थे, ए साइड से थीटा एंगल पे रहेगा तो क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगा, क्या फार्मूले में चेंजिंग आएगी, उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको फिर बेहतरीन एक ढंग का न्यूमेरिकल कराएंगे इंक्लाइन प्लेन का, और उसके बाद आपको अगला वीडियो में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का प्लेट का पढ़ाएंगे, उसके बाद उस पर एक न्यूमेरिकल कराएंगे, और उसके बाद प्रेशर डायग्राम, उसके बाद इनटू समाप्त हो जाएगा आपका। चलिए, थैंक यू। चलिए, थोड़ा सा एक चीज़ देखना है कि इंक्लाइन प्लेन को हम पानी में डुबाएंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल, बेहतरीन न्यूमेरिकल बनाएंगे। हम लोग एक गेट बनाएंगे, अभी एक न्यूमेरिकल ऐसा कन्वेंशन उठाएंगे जिसमें आपको एक गेट लगाएंगे, इंक्लाइन गेट, पानी के हाइड्रोस्टैटिक्स पानी को रोकने के लिए एक फाटक बनाएंगे, गेट बनाएंगे, इंक्लाइन गेट, और एक बेहतरीन न्यूमेरिकल रहेगा जो कि कुछ अंदर डेप्थ नीचे आएगा, और उस पर सारे अभी तक का कॉन्सेप्ट जो हम सिखा रहे हैं सारे के सारे अप्लाई किए जाएंगे। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था, थोड़ा सा जनरल एक कॉन्सेप्ट है। हमने प्रूव किया आपके फार्मूले को इस तरह से एंगल बना करके, यहाँ थीटा, जिसमें आपका जेड इधर है, वाई इधर है और एक्स इधर है। आपको सब कुछ बताया कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई जी जी एक्स एक्स यूज होगा वो कैसे होगा यूज, और इसके डिफरेंट शेप का आई जी एक्स एक्स का वैल्यू भी निकाल दिया हमने, दिखा दिया, एच बार का भी वैल्यू बता दिया, सेंट्रॉइड का दूरी, और सारे सिचुएशन हम तैयार कर चुके हैं। बस अब न्यूमेरिकल के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। बस एक डाउट था कि आपको फार्मूला में प्रूफ हुआ था ये फार्मूला, एफ इज इक्वल टू रो जी एच बार ए, वो थीटा इधर से था, वाटर लेवल ऐसे है और प्लेन ऐसे है, थीटा यहाँ से था। ठीक है, तो अगर प्लेट को ऐसे ना रख करके किसी में ऐसे डुबा दे, प्लेट को ऐसे डुबा दे और थीटा इधर से बनता रहे, तो क्या फार्मूले चेंज हो जाएंगे या वही फार्मूले यूज होंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो डेरिवेशन में पता होगा आपको कि जब हम डेरिवेशन कर रहे थे पिछले वीडियो में इसका इंक्लाइन प्लेन के थ्रू टोटल प्रेशर, फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन करें, तो वहाँ जाके देखिएगा आप कि एक ही ऐसा चीज़ था जो फार्मूले में रोल प्ले कर रहा था एंगल के लिए, वो था एच बराबर वाई साइन थीटा, एच बराबर वाई साइन थीटा। ठीक है,
तो H बराबर वाई साइन थीटा, प्लेट को चाहे आप ऐसे रखिए चाहे प्लेट को ऐसे रखिए, दोनों ही केस में H बराबर वाई साइन थीटा ही आता है रिलेशन। अगर ये बदल जाता रिलेशन दोनों अलग अलग केस में तो हमारा फार्मूला में भी चेंजिंग आ जाता, हमारा फार्मूला में भी क्या हो जाता, चेंजिंग आ जाता। तो सेम जो फार्मूला इसके लिए डिराइव हुआ था जिस सिचुएशन में, सारे के सारे फार्मूले इस तरह के प्लेन के लिए भी, इधर से एंगल बना रहा है तो इस तरह के प्लेन के लिए भी सारे के सारे फार्मूले वैलिड है। तो अब यहाँ पे हम डाउट क्लियर कर रहे थे आपको कि अगर प्लेन ऐसे है तो हमने फार्मूला डिराइव किया, तो प्लेन अगर ऐसे हो जाए तो क्या फार्मूले चेंज हो जाएंगे? तो नहीं चेंज होंगे, कोई चीज़ चेंज नहीं करना है, कोई सिचुएशन, कोई फार्मूले के कोई भी डेटा में कोई चेंजिंग नहीं, आंख बंद करके आपको सेम ए फार्मूला यूज करना है, जो इसका में ड्राइव हुआ है उसी वो भी इसमें उसी तरह यूज करना है। चलिए यही क्लियर कर रहे थे। अब हम एक बेहतरीन इंक्लाइन प्लेट का न्यूमेरिकल के साथ इस इंक्लाइन वाले टॉपिक को एंड करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का केस करेंगे और उस पर एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, वीडियो में लेट थोड़ा हो रहा है, पर डे मैं नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मौसम ख़राब थे, लाइट वगैरह नहीं आ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, डिस्चार्ज हो रहा है मोबाइल वगैरह और लैपटॉप भी, क्योंकि बहुत सारा एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत सारे वीडियो को कट वीडियो में शूट होता है, छोटा बोर्ड है तो सबको सबको एक साथ कंबाइंड करना होता है, कंबाइंड करके बाद फिर साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 GB 12 GB का वीडियो बन जाता है, तो उसको फिर कॉम्प्रेस करना पड़ता है तब अपलोड हो पाता है, तो इसमें थोड़े टाइम लगते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के तरफ। चलिए देखते हैं, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल की बातें हम कर रहे थे जिसके लिए इतना हम फाउंडेशन तैयार कर रहे थे आपको कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो इसमें जितना भी टाइम लगे आप बहुत ध्यानपूर्वक इस न्यूमेरिकल के हर एक कॉन्सेप्ट को देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर से रिलेटेड एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो एसबीटी आपका बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को खोलता है और ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, और बहुत ही इंजीनियरिंग फील्ड में यूजफुल एग्जाम्पल के साथ हम आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और यही मेन है आपका। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट रखेंगे तो इससे ज़्यादा ये जनरल केस है उन सभी के लिए, वो सभी तो इसी के केस में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सीखना है आपको इसी न्यूमेरिकल में सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह सीखना है और ज़रूरत के हिसाब से न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल में कोई भी डेटा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें जो ज़रूरत रहता है उसको पहले पता करते हैं कि भाई हमको इस न्यूमेरिकल के आंसर में आंसर लाने के पहले क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ेगा वो चीज़ों को कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, यही न्यूमेरिकल बनाने का तरीका होता है। पहले एम देखिए कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या है और उसके बाद उल्टा चलेंगे, हम पूछा हुआ डेटा को पहले लाएंगे और उसको में जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा उसको हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे। यही होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। तो पहले हम लोग देखेंगे कि दिया क्या है, सिचुएशन क्या है, दिया कैसे कैसे क्या है, उसके बाद उसने पूछा क्या है और उसके लिए हमको फिर ज़रूरत क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यही स्टेप सोचना रहता है। दिया क्या है, उसके बाद उसने पूछा क्या है और जो पूछा है उसको एक्सप्रेशन लिखने के बाद पता कीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, इतना चीज़ सोच लिए तो न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, और बाकी फिर आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा चाहिए उसके लिए, जो हम आपको दो पिछले क्लास से इसको हम फाउंडेशन को तैयार कर रहे हैं, इस लेक्चर को इसलिए तैयार कर रहे इतना बेहतरीन तरीका से ताकि ये न्यूमेरिकल ही आप कर पाएँ। ठीक है, चलिए एक आपका गेट है, सिचुएशन समझिएगा। यहाँ पे आपका वाटर लेवल है, टॉप वाटर लेवल है और एक आपका गेट लगा हुआ है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, इंक्लाइन गेट है, ये इंक्लाइन गेट है और समझिएगा प्रॉब्लम को। इंक्लाइन गेट है, ए साइड में पानी भरा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक्स पानी है, पानी रेस्ट में है सब। ए फ्लूइड्स जो वाटर है इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बहाव के लिए एक फाटक गेट लगाया गया है, फाटक गेट लगाया गया है जो समय आने पे आप ओपन कर सकते हैं। अगर पानी को यहाँ से ओपन करना है, बहने देना है आगे की ओर, तो आप समय आने पे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए गेट का डिज़ाइन किया गया है। अभी ये बंद है तो ये यहाँ से एक कंक्रीट का वॉल है जो पानी को रोक करके रखा है स्टोर की तरह, नीचे एक गेट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पॉइंट टॉप पॉइंट है गेट का, जिसका टॉप वाटर लेवल के टॉप पॉइंट से 4 मीटर नीचे है, 4 मीटर नीचे है।
गेट का टॉप लेवल, गेट का जो टॉप पॉइंट है वो वाटर लेवल से कितना नीचे है, 4 मीटर नीचे है, ठीक है। और बॉटम लेवल उसका है, बॉटम लेवल का आपका नहीं दिया है कि कितना नीचे है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दिया है गेट का लेंथ। गेट कैसे है, फिर से वही सिचुएशन, गेट आपका ऐसे है, गेट आपका ऐसे है, ऐसा नहीं कि ये दिख रहा है रेक्टेंगल वही गेट का चौड़ाई है, नहीं, ये आपका फ्रंट से ऐसा दिख रहा है। गेट ओरिजिनल में ये है, ये गेट ऐसे लगा है और इसका हम ये सरफेस का इमेज यहाँ बनाए हैं, ये सरफेस का इमेज यहाँ बनाए। इसको ऐसे देखिएगा तो दिखेगा ये आपका कैसा, ऐसा रेक्टेंगल है जिसका चौड़ाई है 3 मीटर और लंबाई है 5 मीटर, ठीक है। ये ऐसा गेट है जिसका चौड़ाई है 3 मीटर और लंबाई है 5 मीटर, ठीक है। और इस पे लगने वाला प्रेशर फोर्स, नीचे से पानी भरा हुआ है तो दबाव ये है, ये दबाव का डायरेक्शन है। यहाँ पे गेट लगा हुआ है तो पानी के दबाव का डायरेक्शन नीचे से ऐसा है। यहाँ बीच में कहीं सेंट्रॉइड होगा और आपको पता है कि डेंसिटी नीचे की तरफ जाने पे प्रेशर का बढ़ता है, तो रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रॉइड से नीचे होगा, सेंट्रॉइड से नीचे होगा, बीच में तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे वालों का डेंसिटी ज़्यादा है प्रेशर का, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर चला जाएगा, नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ पे लगने वाला प्रेशर इस गेट को ऐसे बार बार उठाने का कोशिश करेगा, इस गेट को ऐसे बार बार उठाने का कोशिश करेगा, यानी कि इसको घुमाने का कोशिश करेगा। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। देखिए परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एक एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एक एक्सिस है जिसका एक्सिस के अबाउट पानी चाह रहा है कि हम इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं। यानी कि आपको इस गेट को सोल्यूशन करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि ये वाला लेंथ जो कि 3 मीटर है, बी एक्सिस के लॉन्ग वाला लेंथ b और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला लेंथ d, बी डी क्यू बाई 12, 3 मीटर इंटू 5 मीटर का क्यू बाई 12, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ लिखने में ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं। ज़्यादातर का केस ये कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लिखें, तो यहाँ पे आपको एक्सिस क्या है, एक्सिस आपका यहाँ पे ऐसे पार हो रहा है। सेंट्रॉइड अगर जी यहाँ है, बी के पास है जी, बी पॉइंट है ना, बी वही है, बी पॉइंट यहाँ पर से हम दिखा रहे हैं आपको, यही है। यहाँ से आपका एक्सिस पार हो रहा है एक्स एक्स, यहाँ से आपका एक्सिस पार हो रहा है एक्स एक्स, और इसी के अबाउट लिखना है आपको, इसके अबाउट लिखना है। तो ये लेंथ हो गया 3 मीटर, एक्सिस के लॉन्ग वाला लेंथ 3 मीटर, जो कि 3 इंटू ए परपेंडिकुलर लेंथ 5 मीटर, 5 का क्यूब बटा 12, क्योंकि इसको ऐसे ला कर लगाइएगा, ये ऐसे अभी दिखा रहे हैं हम, है लगा हुआ ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो बी डी क्यू बाई 12 में बी आपका 3 है और डी है आपका 5। फिलहाल वो तो हम आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, फिलहाल ज़रूरत है कि नहीं उसका ये दिखेंगे हम लोग अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको पूछा क्या है, दिया क्या क्या है, पहले टॉप लेवल का दूरी दिया है वाटर सरफेस से 4 मीटर नीचे है, इसका दिया है लेंथ कितना दिया है, इसका गेट का लंबाई है 5 मीटर और गेट का अंदर के तरफ चौड़ाई है 3 मीटर, गेट के अंदर के तरफ चौड़ाई है 3 मीटर। बी पॉइंट है गेट के सेंटर पर, बी पॉइंट है गेट के मिड में, और ये गेट कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर गेट हो गया, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लेट का केस हो गया आपका, रेक्टेंगुलर प्लेट का केस आ गया। बीच में आपका बी है जो कि सेंट्रॉइड को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि टॉप वाटर लेवल से बी पॉइंट तक की दूरी क्या होगा, एच बार होगा। एच बार किसका होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी, टॉप वाटर लेवल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी एच बार से डिनोट करते हैं। यानी कि टॉप वाटर लेवल से पॉइंट बी तक का क्या हो जाएगा, एच बार, जो कि वो भी आपको पता नहीं है। आपको गिवन डेटा में केवल ये है कि इसका लेंथ ए जो दिया है 3 मीटर 5 मीटर, इसका गेट का चौड़ाई लंबाई, उसके बाद ए कितना नीचे है, यहाँ से टॉप वाला पॉइंट इसका कितना नीचे है 4 मीटर हो, और एक और दिया है कि ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से नीचे से टॉप सरफेस लेवल से कितना एंगल बना रहा है। कंक्रीट का नीचे भी एक बेस ढाला हुआ है, ठीक है, बेस कंक्रीट का बनाया हुआ है जिसमें गेट को फिट किया गया है, तो यहाँ से कितना बना है 30 डिग्री। बस इतना ही डेटा दिया है। इसके बाद आपको इतना ही डेटा दिया है। इसके बाद आपको पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए। कहता है ये रिएक्शन फोर्स नहीं है जी, ये तो पानी के कारण लगने वाला फोर्स है। माने है कि पानी के कारण जो रिएक्शन फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स सी पॉइंट पे, ठीक है। फिलहाल रिएक्शन फोर्स क्या है, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे गेट को जब बंद करेंगे तो यहाँ पे किल लगाएंगे, गेट को जब बंद करेंगे तो यहाँ पे लॉकर होगा, और उस लॉकर के पास क्या होगा, लॉकर के पास क्या होगा, ये गेट बार बार पानी की वजह से खुलना चाहेगा, उसको लॉकर क्या होगा, खींच के रोक के रखेगा इधर के तरफ, किधर के तरफ, इधर के तरफ खींच के रोक के रखेगा। यही कहा जाता है आपका सपोर्ट रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन,
सपोर्ट के कारण रिएक्शन जो गेट को इसको खींच के रखेगा। यही हम लोग का मतलब इस सब से नहीं है, ये सब क्यों हो रहा है, पानी में क्या क्या चल रहा है, क्या ना हो रहा है, उससे हमको मतलब कुछ नहीं है। हम लोग को इस जॉइंट को डिजाइन करना है, गेट के लॉकर को डिजाइन करना है, तो गेट के लॉकर का स्ट्रेंथ उतना होना चाहिए जितना ही सपोर्ट रिएक्शन सह सके। तो हम क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन केवल पूछा है कि बता दीजिए कि आप ये सपोर्ट रिएक्शन कितना है, यानी कि गेट को कितना भार पड़ रहा है, गेट इस जॉइंट को, इस लॉकर को कितना भार पड़ रहा है उस गेट को रोक के रखने में। इधर वाला पानी के वजह से गेट खुलना चाह रहा है, तो इस लॉकर को कितना भार पड़ रहा है, कितना रिएक्शन, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको रोक के रखने के लिए। अगर वो पता चल जाए तो हम गेट के जॉइंट का, इस लॉकर का स्ट्रेंथ डिजाइन कर लेंगे, अपना मटेरियल का कितना मटेरियल वाला स्ट्रेंथ यहाँ पर लॉकर लगाएं कि उस फोर्स को सह सके। हमारा काम ही है एज ए इंजीनियर, सिविल का काम ही है कि आप गेट बनाइए, गेट के लॉकर बनाइए। बट गेट के लॉकर तो तब बनाइएगा ना, उसका मजबूती तो तब बनाइएगा ना जब आपको पता होगा कि एक्सटर्नल फोर्स जो तोड़ने वाला है, उसको, उस लॉकर को तोड़ने वाला है, वो कितना लग रहा है। देखिए कहाँ से कैसे रिलेट हो रहा है। हम लोग का डिजाइनिंग करना था इस गेट का, बट प्रॉब्लम ये आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स लोड ही पता नहीं है, तो डिजाइनिंग कहाँ से करिएगा। तब अब देखिए हम लोड, एक्सटर्नल लोड कैसे, इस पे लोड आ किसका रहा है, इस पे लोड आ रहा है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर का, हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर का, जो कि नीचे से ऐसे उठाने का, इसको ऐसे तो प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस की वजह से क्या हो रहा है, रिजल्टेंट इसको ऐसे घुमाता, कब, जब रिजल्टेंट इधर लगता है। लेकिन आपको पता है कि डेप्थ की तरफ जाते हैं तो प्रेशर का इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि प्लेट के आधा से नीचे हिस्सा वाला में ज़्यादा बड़े बड़े प्रेशर की इंटेंसिटी है। तो यानी कि रिजल्टेंट निकालिएगा तो मिड पॉइंट से जी पॉइंट से नीचे कहीं पर होगा, माने है कि सी पर है, जी पॉइंट से नीचे कहीं पर होगा, माने है कि सी पर है। और जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर मानते हैं वही कहलाता है, टॉप लेवल से उसका दूरी कहलाता है HCP बार। क्या कहलाता है, HCP बार कहलाता है, ठीक है। टॉप लेवल से उसका दूरी कहलाता है HCP बार, ठीक है। तो हम माने हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लग रहा है, सी पॉइंट पे, और उसका मैग्नीट्यूड माने है एफ। क्या मैग्नीट्यूड माने है एफ। तो कुछ भी पता नहीं है आपको, केवल डेटा उतना ही दिया गया था। इसका मतलब है, देखिए हमको चाहिए सपोर्ट रिएक्शन, और देखिए कैसे ये सब डेटा बार बार ये सब डेटा अपने आप घुस जाएंगे आपको यूज करने के लिए मजबूरी में। कैसे, हमको इस सबसे क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। हमको चाहिए क्या, सपोर्ट रिएक्शन, ताकि हम लोग इस लॉकर को डिजाइन कर सकें, गेट फाटक के लॉकर को डिजाइन कर सकें। बट इसके लिए क्या करेंगे हम कि ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखेंगे। ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट, यहाँ पे हाथ रख करके, मोमेंट कैसे लिखा था, यहीं पे आप हाथ रखिए, और यहाँ से जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी के फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नेट मोमेंट बैलेंस कीजिए। नेट मोमेंट बैलेंस करने का मतलब है कि ये गेट रेस्ट में है ना, इस पॉइंट के अबाउट, एक गेट रेस्ट में है, घूम नहीं रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे अबाउट रोटेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है क्या, क्या यहाँ पर एक एक्सिस अगर लगाएं तो गेट इस एक्सिस के अबाउट घूमते हुए दिखाई देगा, नहीं, क्योंकि गेट क्या है, रेस्ट में है। गेट क्या है, रेस्ट में है। यानी कि हर एक पॉइंट के अबाउट कहीं पर भी पॉइंट हो, यहाँ पर भी पॉइंट हो, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, गेट क्या नहीं, रेस्ट में है। तो कहीं पर भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट इस पर क्या होगा, जीरो होगा, तभी ये गेट रोटेट नहीं हो रहा है। किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिखिएगा तो नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये गेट रेस्ट में है। तो हम लोग अपने फायदे के हिसाब से कहीं से भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अपने फायदे के लिए जहाँ से डायमेंशन पता हो, अगर आप यहाँ से लिखिएगा, इस पॉइंट के अबाउट लिखिएगा, नेट मूवमेंट इस गेट का जीरो, तो एगो फोर्स यहाँ लग रहा है, एगो फोर्स यहाँ लग रहा है, एक और फोर्स यहाँ आ जाएगा, तीन को फोर्स अननोन आ जाएंगे, तीन को फोर्स अननोन आ जाएंगे। प्लस में आपको सभी का परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, इस पॉइंट से सभी का परपेंडिकुलर दूरी, तब आप नेट मूवमेंट लिखिएगा, तब जा करके वही कैसा आएगा, जीरो ही आएगा नेट मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि ये घूम नहीं रहा है। बट आपका परपेंडिकुलर दूरी नहीं ना पता है सब फोर्स का यहाँ से, इसीलिए हम लोग वो पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, वैसा पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं जहां से फोर्स भी कम पड़े, कम फोर्स का मूवमेंट लिखना पड़े, और वो फोर्स भी निकल जाए जिसको हम निकालना चाहते हैं, और प्लस में अदर जो सभी फोर्सेस है जिसका मूवमेंट लिखना है उसका परपेंडिकुलर दूरी इजी वे में पता हो, क्या हो, इजी वे में पता हो। इसीलिए हम लोग कौन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ओ पॉइंट, क्योंकि ओ पॉइंट से सेलेक्ट करने पर क्या होगा, आपको इधर से भी लिख सकते थे, लेकिन ओ पॉइंट सेलेक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पर इससे पार होने वाला गेट पर का फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इस फोर्स का मोमेंट आएगा नहीं। तो बच गया दो गो फोर्स, एक वो फोर्स जो हमको चाहिए, और एक वो फोर्स जो टोटल प्रेशर
के कारण लग रहा है, ठीक है। तो आप दोनों का कैलकुलेशन करना जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करना जानते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करना हम लोग सीखे हैं, इसका लोकेशन कैलकुलेट करना सीखे हैं। तो नेट मोमेंट बैलेंस करेंगे पॉइंट ओ के अबाउट, तो हमको ये मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन में टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, टेकिंग मोमेंट पॉइंट ओ, ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, यहाँ पर आप पॉइंट पर हाथ रखिए और फोर्स देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ठीक है। ये फोर्स है एफ इसको कैसे घुमा रहा है, फोर्स इधर ले जा रहा है परपेंडिकुलर दूरी से, आर क्रॉस एफ करिए, एफ क्रॉस आर, एफ आपका एफ किधर है, देखिए एफ क्रॉस आर कैसे आपको दिखाई देगा। डायरेक्शन पता करना मोमेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए सिखा रहे हैं। आपको करना है आर क्रॉस एफ, क्या होता है मोमेंट, आर क्रॉस एफ, ठीक है। एफ फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और ये है रेडियस का डायरेक्शन, ये है आपका दूरी, परपेंडिकुलर दूरी का डायरेक्शन, ये है परपेंडिकुलर। ये काला वाला जो है वो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन बता रहा है और ये ब्लू वाला फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस फोर्स के दोनों के टेल को मिला लेते हैं, दोनों के वेक्टर के टेल को मिला लेते हैं, दोनों वेक्टर के टेल को मिला लेते हैं और आर के तरफ हाथ रखते हैं और एफ के तरफ घुमाते हैं, आर के तरफ हाथ रखते हैं और एफ के तरफ घुमाते हैं। ये जो घूम रहा है आर क्रॉस एफ, आर ही है, ये परपेंडिकुलर दूरी आर है और क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ होता है मोमेंट, आर क्रॉस एफ होता है मोमेंट। तो आर क्रॉस एफ करिएगा तो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर डायरेक्शन आपको देखें तो ये मोमेंट कहलाता है, मोमेंट का डायरेक्शन अंगूठा से शो किया जाता है राइट हैंड रूल से। आर के तरफ हाथ रखिए और एफ के तरफ मोड़िए, चारों अंगुली को आर के तरफ हाथ रखिए और चारों अंगुली को एफ के तरफ मोड़िए। अब ऐसे मत मोड़िएगा कि चुड़ैल के तरह, देखिए चुड़ैल की तरह नहीं मोड़ना है, एफ इधर है, आर इधर है और एफ इधर है। तो ये कुछ लोग ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे सही हाथ रखने के बाद, कुछ लोग आर राइट हैंड रखने के बाद ऐसे मोड़ा, ऐसे चुड़ैल का हाथ मुड़ता है, आदमी का हाथ नहीं मुड़ता है, ऐसे चुड़ैल का हाथ मुड़ता है। ऐसे नहीं, राइट हैंड रूल बनाया गया है, जैसे हाथ मुड़ता है उस बेसिस पर। तो आपको आर के तरफ हाथ रखना है, ये आर है, आर के तरफ हाथ रखना है और एफ के तरफ मोड़ना है, एफ के तरफ मोड़ना है। तो आर क्रॉस एफ, और ये कब करना है, जब दोनों वेक्टर के टेल को मिला लेंगे तब। ये आपका आर है और इसका टेल को मिला लेंगे, ये आपका एफ है, ठीक है। दोनों वेक्टर के टेल को मिलाएंगे, ये आपका आर है, आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। आर वेक्टर में आपका ओ एंड सी है, ओ सी है और ये एफ है। तो ये करेंगे हम लोग क्या, आर क्रॉस एफ, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर कह सकते हैं अंगूठा जिधर डायरेक्शन में शो करता है उधर मूवमेंट होता है, तो किधर शो कर रहा है, बाहर। तो या एफ के कारण मूवमेंट किधर है, बाहर के तरफ, किधर है, आर क्रॉस एफ किधर है, आउटवर्ड टू द बोर्ड, या कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज एफ के कारण। तो कोई दो डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा। मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, निगेटिव, और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, किसी एक को आप निगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी एक को एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मान लेते हैं और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो जो फोर्स इस गेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसका हम मोमेंट माइनस में लेंगे, और जो फोर्स इसका गेट को क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको हम मोमेंट प्लस में लेंगे, उसका मोमेंट हम प्लस में लेंगे। चलिए ठीक है। तो फोर्स एफ कैसे इसको घुमा रहा है, एफ कैसे इसको घुमा रहा है, एफ किधर के लग रहा है, एफ इधर के लग रहा है और इसका इधर है। तो दोनों को टेल को पहले मिलाइए, दोनों के टेल को पहले मिलाइए, ऐसा बना। और आर ही है ना, आर क्रॉस एफ, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर के तरफ, राइट हैंड से अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर के तरफ, अंगूठा अंदर के तरफ जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, एफ ए के वजह से किधर है, अंदर के तरफ या फिर क्लॉकवाइज। तो ए के वजह से क्लॉकवाइज और ए के वजह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों के अगर बराबर के दोनों साइड लिखते हैं तो दोनों को प्लस में लिखना होगा, ठीक है। तो ए को LHS में रख लेते हैं, ए को RHS में, तो दोनों अपोजिट साइन का है तो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव वाला को इधर रख लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला था तो एंटी क्लॉकवाइज वाला को RHS में भेज दिए। तो दोनों को LHS में रखिएगा तो माइनस में ही हो जाएगा अपने आप। तो साइन कन्वेंशन हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रहा है, आज भी बारिश आ गया और बहुत डिस्टर्बेंस होता है बारिश की वजह से। लाइट नहीं आ रहा है तो मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा है, तो शूटिंग नहीं हो रहा है। एक तो लंबा वीडियो का शूटिंग चल रहा है और फिर बारिश का मौसम आ चुका है, पता नहीं ये भी वीडियो कंप्लीट होगा या नहीं। चलिए, नहीं तो कट करना पड़ेगा वीडियो को, अगेन एडिशन करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ इसको। अभी तो फ़िलहाल
चलिए सॉल्यूशन को का बेस बहुत सारा समझ चुके हैं हम लोग। फोर्स बैलेंस किए, मोमेंट बैलेंस किए, पॉइंट ओके अबाउट। हमने ये डिस्कस किया कि कोई बॉडी अगर नहीं घूम रहा है तो उसका नेट मूवमेंट, उस पर ऑल फोर्सेस का लगने वाला नेट मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा। बट हम लोग उस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं जहाँ से हमको डेटा लिखना आसान हो और जो वेरिएबल को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इजी वे में कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, चलिए लीक किसी के भी रिस्पेक्ट में सकते हैं, बट डेटा अवेलेबल नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी की जगह से अवेलेबल नहीं है, जहाँ से अवेलेबल है उसी पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा ज़रूरत था कि FA निकालना। FA निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ गया OA का। किसका? OA का। तो OA तो दिया है, O से A के बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर। OA तो दिया है, चलिए तो ये आपको ज़रूरत पड़ा नहीं, निकल गया। OA का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। RHS में ज़रूरत पड़ा F का। F क्या है? टोटल प्रेशर फोर्स है। F क्या है? टोटल प्रेशर फोर्स है। और आपको पता है कि जब F का ज़रूरत पड़ा है तो फिर आपको किसका ज़रूरत पड़ गया? रो का, जी का, एच बार का, एरिया का। रो का, जी का, एच बार का, एरिया का। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं OC का ज़रूरत पड़ेगा तो OC के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसका बात कर लिए, OA 5 मीटर। OA 5 मीटर तो दिया है पहले से। F का बात करते हैं। F क्या है? टोटल प्रेशर फोर्स। रो, जी, एच बार। एच बार क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी टॉप सरफेस से और एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, फिलहाल हम डेरिवेशन किए थे एंगल इधर से बनाते हुए, प्लेट का एंगल इधर से बनाते हुए डेरिवेशन किए थे, बट ये प्लेट तो इधर से बना रहा है। तो क्या बोले थे हम? जनरल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाए थे कि प्लेट चाहे इधर से एंगल बनाए चाहे इधर से एंगल बनाए, दोनों ही केस में सेम फार्मूला यूज करेंगे। और रही बात थीटा का, तो थीटा यहाँ से बना रहा था थीटा, और इधर वाला में यहाँ से बना रहा था थीटा। कहाँ से? यहाँ से बना रहा था थीटा। तो ये वाला थीटा, ये वाला प्लेट इधर से ही है, तो यहाँ से थीटा चाहिए, बट यहाँ वाला थीटा आपको यहाँ वाला थीटा के बराबर है, यानी कि 30 डिग्री और ये 30 डिग्री भी हो जाएगा। तो यानी कि थीटा के जगह पर कितना यूज करेंगे हम? 30 डिग्री। कितना यूज करेंगे? 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला प्लेन जा करके यहाँ से 30 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ से पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ 30 तो यहाँ भी 30। तो आपको थीटा के जगह पर क्या यूज करना है? 30। थीटा के जगह पर क्या यूज करना है? 30। कैसे से बता दिए। चलिए हम लोग रो का वैल्यू तो दिया है, डेंसिटी वाटर है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू 9.81 यूज करना है। एच बार ये इम्पोर्टेंट है, एच बार और HCP बार दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको समझना होगा। एच बार देखिए, एच बार क्या है? सेंटर का दूरी। देखिए ना, सेंटर, एच बार क्या होता है? सेंटर का दूरी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी होता है। कहाँ से? टॉप वाटर लेवल से। टॉप वाटर लेवल से, तो टॉप वाटर लेवल से तो दिया नहीं है आपको, दिया है कहाँ तक? इस पॉइंट तक 4 मीटर दिया है। कहाँ तक? 4 मीटर यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक और पता चल जाता, यहाँ से यहाँ तक और पता चल जाता ये वाला दूरी, तो हमारा एच बार मिल जाता। 4 + x, मान लेते हैं इसको क्या है? x। तो 4 + x, ये 4 + x बराबर एच बार, 4 + x बराबर एच बार। बट फिलहाल ये निकलेगा कैसे? हमको निकालना है केवल x को। तो यहाँ 30 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को हम R, इस पॉइंट को मान लेते हैं R। तो ट्रायंगल OBR से हम निकालेंगे x, और x में जोड़ेंगे 4 तो निकलेगा हमको h बार, ठीक है। h बार क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी, CG का दूरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी प्लेट का, ठीक है। तो OBR में लगाइए जो लगाना है। तो OB कितना हो जाएगा? OB सेंटर पर है ना जी, सेंटर पर है ना, तो 5 के आधा। टोटल कितना है OA? 5। तो 5 के आधा 2.5, 5 का आधा 2.5, 5 का आधा कितना हो गया? 2.5, ठीक है। अभी ट्रायंगल में आप लगा दीजिए जो लगाना है। आपको चाहिए x, तो साइन थीटा लगाइए। तो साइन थीटा P/h, साइन 30 डिग्री बराबर P/h। x यहाँ से x निकल जाएगा आपको 1.25, x निकल जाएगा 1.25। यही 1.25 x है ना, 4 में 1.25 जोड़ देंगे तो h बार मिल जाएगा। 4 में 1.25 जोड़ दिए तो 5.25 आ गया। यही आ गया आपका h बार। यानी कि टॉप वाटर लेवल से सेंटर CG का दूरी कितना है? 5.25 है, 5.25 है। तो इससे आपको आप क्या पता चल जाएगा? आप निकालने क्या जा रहे थे? F में रो जी पता है, एच बार पता चल गया अभी, और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ प्लेट। ये प्लेट ऐसे है ना, तो ये सारा प्रेशर जिस एरिया पे लग रहा है, एरिया यही है ना, ये 3 और 5 सब प्रेशर इधर से लग रहा है। पूरा प्लेट का एरिया कितना है? 3 × 5,
5, तो 3 गुने 5, तो टोटल कैलकुलेट करिएगा तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा आपको 772.54 किलो न्यूटन, यानी कि 772.54 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आपका फोर्स। तो अभी तक हमको चाहिए था एफ ए के लिए OA का डेटा चाहिए, तो OA तो 5 है, एफ निकल गया 772.54 किलो न्यूटन। अब बचा OC क्या है? OC है ए वाला, यानी कि O से C, यानी कि O से जहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है वहाँ तक का परपेंडिकुलर दूरी। O से मोमेंट लिख रहे हैं ना, तो OC चाहिए था हमको परपेंडिकुलर दूरी। OC के लिए आपको करना क्या होगा? अब उल्टा चलना होगा। OC के लिए आपको OC के लिए कोई डेटा दिया नहीं है, रैंडम हम मान लिए कि C पॉइंट पर टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है, तो OC के लिए कोई डेटा दिया नहीं है, तो OC कैसे रेट होगा आपको? अब आपको क्या करना होगा कि HCP पता करना होगा। HCP क्या पता करना होगा? HCP पता करना होगा, और HCP में से क्या करना होगा? HCP में से 4 घटाना होगा। HCP में से 4 घटाना होगा। 1 मिनट हम यहाँ पे ए वाला मिटा देते हैं, मेरा वो वाला काम हो गया। ठीक है, HCP में से 4 घटा देते हैं, HCP में से 4 घटा देंगे तो बनेगा आपका, मिलेगा आपको XY, मान लेते हैं इसको Y। ठीक है, और यहाँ फिर से 30 डिग्री, और यहाँ फिर से आपको OC, और इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं हम D, OCD, ट्रायंगल OCD, यहाँ बनाए हैं हम OCD, ट्रायंगल OCD में अगर हम पता कर लें Y, अगर हम पता कर लें क्या? Y हम अगर पता कर लें Y जो कि किसके बराबर है? हम इसको कह सकते हैं किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? HCP बार माइनस 4। HCP बार पूरा यहाँ तक, इसको में से 4 घटा देंगे तो मिल जाएगा आपको ए वाला। अभी ट्रायंगल में हम साइन थीटा फिर से लगाएंगे और निकालेंगे OC। ठीक है, ट्रायंगल में हम साइन थीटा फिर से लगाएंगे और निकालेंगे OC। चलिए कैलकुलेशन ऑफ OC का कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके लिए हमको पहले HCP बार चाहिए, तो HCP बार के लिए फार्मूला लगाएंगे H बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा बटा H बार इंटू ए है। इसका यूज अब करते हैं यहाँ पे हम लोग अच्छे से, इसका यूज अब हम यहाँ पे करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आपको फिर से लिखने की बात आ गया कि बॉडी ऐसे लगा हुआ है और एक्सिस ऐसे है, एक्सिस ऐसे है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? यहाँ पे आपको फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इसको उलटने का कोशिश कर रहा है, यानी कि आपको घुमाने का कोशिश कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये वाला लेंथ बी कितना है? ये वाला अंदर के तरफ वाला कितना है? अंदर के तरफ वाला, ये अंदर के तरफ वाला 3, तो 3 आई के लिए, IG एक्सेस के लिए BDQ/12, तो जिस पर एक्सिस सोया हुआ रहता है उसको लेते हैं B के तरह। ठीक है, तो B के लिए 3, और D एक्सिस को परपेंडिकुलर काटने वाला लैटरल डायरेक्शन का लेंथ ऑफ प्लेट, लैटरल डायरेक्शन का एक्सिस ये है, ऐसे घुमा रहा है, तो इसका लैटरल डायरेक्शन का लेंथ क्या हो जाएगा? D का वैल्यू कितना दिया है? ये वाला लेंथ कितना दिया है? 5 मीटर, तो 3 × 5D का क्यू, यानी कि D का क्यू यानी कि 5 का क्यू/12, ये हो गया आपका IGXX। चलिए सभी का वैल्यू यहाँ रखते हैं एक साथ। H बार का वैल्यू आया है 5.25, IGXX इतना, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 30 डिग्री यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री कहाँ से 30 डिग्री? यहाँ से ये वाला थीटा यूज करते हैं ना, तो ये 30 डिग्री है, तो ये पैरेलल दोनों लाइन है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो थीटा के जगह पर क्या यूज कर रहे हैं? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे H बार 5.25 और एरिया 3 × 5, इसको कैलकुलेट करिएगा तो HCP बार आया है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम टॉप वाटर लेवल आया है आपका HCP बार इज इक्वल टू 5.35 मीटर। एक प्रॉब्लम में देख रहे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट खुल रहे हैं, और जबकि प्रॉब्लम क्या था? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एक किताबी कीड़ा टाइप प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा। ये हमारा रियल CL के रियल ज़िंदगी का प्रॉब्लम है कि गेट का हमको लॉकर डिज़ाइन करना है, और लॉकर के लिए इतनी सारी कहानियाँ चल रही है।
ठीक है। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा ना, तो थियरी नहीं लगती। लोग कहते हैं थियरी अच्छा है, न्यूमेरिकल बस नहीं बनता, थियरी अच्छा है। थियरी क्या होता है? थियरी तो न्यूमेरिकल से ही बनते हैं। न्यूमेरिकल जिसका तगड़ा है उसी को थियरी का फीलिंग्स है, नहीं तो जो थियरी केवल जानता है, न्यूमेरिकल बनाने नहीं आ रहा है, वो उसको 100% गलत जानता है, 100% उसको, क्योंकि वो जो जानता है उसको खुद नहीं पता कि हम जो जानते हैं वो सही जानते हैं कि गलत जानते हैं। क्योंकि वो न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाएगा तभी पता चलेगा कि जो चीज़ हमने सीखा था वो क्या था और क्या हम समझ रहे थे, क्या था वास्तव में और हम क्या समझ रहे थे, वो तभी क्लियर होता है जब आप न्यूमेरिकल बनाते रहते हैं, ठीक है। नहीं तो IGXX रटते रहिए, रियल में क्या है वो पता ही नहीं चलेगा आपको। अभी प्लेट उलट देगा, अभी यहाँ पे प्लेट का डायरेक्शन वगैरह बदल देगा, रोटेशन किसी और एक्सिस का आउट होने लगेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बदल जाएगा। तो सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, प्लेट का शेप ही चेंज कर देगा, ट्रायंगल बना देगा, कुछ और बना देगा, ट्रायंगुलर गेट लगा देगा, सर्कुलर गेट लगा देगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो सारे प्रॉब्लम हम पहले ही बेस, इसी को कहते हैं फाउंडेशन टाइप पढ़ाना, बेस क्लियर कर चुकी है। ये सब IAS लोगों का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट पढ़ाने का रूल तरीका है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है सब, ताकि एक ही चीज़ में सब कुछ सीख लेते हैं, सब तरह के प्रॉब्लम हैंडल करना। चलिए, हम लोग HCP बार इसलिए निकाल रहे थे, ज़रूरत के हिसाब से HCP बार इसलिए निकाल रहे थे ताकि हम लोग परपेंडिकुलर दूरी OC निकाल सके। HCP बार में से 4 मीटर घटाएंगे तब निकलेगा हमको E वाला, और अब ट्रायंगल ODC में साइन थीटा लगाएंगे तब निकलेगा OC। ट्रायंगल ODC में साइन थीटा लगाएंगे तब निकलेगा OC। तो साइन थीटा में P है, P कितना है आपका ट्रायंगल ODC में, P कितना है? HCP बार -4। इसको में साइन थीटा यूज कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, साइन थीटा यूज कीजिएगा तो OC निकल जाएगा। तो ये साइन थीटा यूज करके OC निकाल लीजिएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? P/B, P/ क्या हो जाएगा? B क्या है? P/H। तब H के जगह पर क्या रहेगा? OC। तो OC को यहाँ भेज देंगे, साइन थीटा को यहाँ भेज देंगे। साइन थीटा बराबर P/H, तो H की जगह पर OC था तो OC को यहाँ भेज दिया, साइन थीटा को यहाँ भेज दिए। इसको OC डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया हमारा 2.7 मीटर, 2.7 मीटर। यानी कि OC कितना है? टोटल लेंथ था कितना इस गेट का? 5 मीटर। और आपको टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि आपका टोटल प्रेशर फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स एक कहाँ माना जाएगा लगते हुए? C पॉइंट पे, और कहाँ पे? 2.7 मीटर पे, 2.7 मीटर पर। देखें 2.5 पे तो आधा गेट हो गया, और 2.7 यानी कि आधा से नीचे, रिजल्टेंट फोर्स हाफ गेट से नीचे। क्यों हो रहा है हाफ गेट से नीचे? क्योंकि प्रेशर का इंटेंसिटी आधा गेट के नीचे डेप्थ पर जाते जाते क्या होता है? बढ़ता है। तो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाले प्रेशर नीचे की ओर है, इसलिए रिजल्टेंट प्रेशर भी आधा गेट से नीचे चला गया, ठीक है, आधा गेट से नीचे चला गया। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चल गया? OC। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से सभी डेटा पता है, रख दीजिए, सभी डेटा पता है, रख दीजिए। यहाँ से आपको आ जाएगा FA का वैल्यू, FA निकालना है, लॉकर का पॉइंट निकालना है, लॉकर का रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, और FA तो निकालना ही है। OA कितना है? OA परपेंडिकुलर दूरी है इस फोर्स का, FA का, तो कितना है? OC। तो OA कितना है? 5 मीटर, तो 5 मीटर रखा गया, ठीक है। F निकाल चुके हैं हम 772.54 किलोमीटर। OC अभी निकाले 2.7, रख दिए सबका। FA का वैल्यू आ जाएगा 417.17 किलोमीटर। यानी कि ये जो लॉकर है, जो इस फाटक को बंद करके रखा है, उस पर लोड पड़ रहा है कितना का? 417.17 किलो न्यूटन। यानी कि यहाँ पे ऐसा मटेरियल का लॉकर लगाया जाएगा जो कम से कम, मिनिमम कम से कम इतना लोड को झेल सके, आराम से इतना लोड को आराम से झेल सके। चलिए, तो ये आपका एम के हिसाब से एगो न्यूमेरिकल हम कंप्लीट किए। आई होप आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हम मदद कर रहे होंगे। जो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं फिर से सुन लें, बोर्ड पर हम टोटल नोट लिखते हुए पढ़ा रहे हैं। आप अच्छे से ढंग से घर पे बैठिए पढ़ते टाइम, और एक एक चीज़ पहले समझिए, उसके बाद कॉपी में अपना हैंड रिटन नोट बनाइए। वही आपका हैंड रिटन नोट आपको ज़िंदगी भर काम देगा इंजीनियरिंग फील्ड में। आप समझिए तब भी लिखिए, नहीं तो ऐसे बहुत सारे PDF वगैरह मिल जाते हैं कहीं पे भी फेंका हुआ आजकल के ज़माना में, लेकिन उससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। अधूरा ज्ञान ऐसे भी बहुत ख़तरनाक होता है। जो आपको सच में समझ में आता है 100% प्रैक्टिकली चीज़ों को आप अनुभव कर रहे हैं, उसी चीज़ को अपना हैंड रिटेड नोट में बना के रखिए, फालतू चीज़ों को नहीं जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एनर्जाइड रहिए, और लगातार कंटिन्यू क्लास हम देते रहेंगे। यूनिट 2 में आपको इंक्लाइन का इसका हैंडल किए हम,
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का केस करेंगे एक वीडियो में, उसमें एक न्यूमेरिकल के साथ हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में थोड़ा सा प्रेशर डायग्राम बचा, उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि 2 से 2.5 वीडियो या 3 वीडियो के अंदर में हम ख़त्म कर देंगे आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे हम 2 से 3 दिन के अंदर में। चलिए, थैंक यू।